हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं राही मासूम रज़ा। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बचपन में बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वो वहीं रहना चाहते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम परिवार है, ठीक है। दोनों ही परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन परिवारों के जो दो बच्चे हैं ना, उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती हैं। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी की गई दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। और फिलहाल हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये दो बच्चों की उनके बचपन की कहानी है। उसमें से एक बच्चे का नाम है इफ़न, ठीक है, और दूसरे का नाम है टोपी। तो लेखक कह रहे हैं कि इफ़न के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इफ़न है वो टोपी का पहला दोस्त था, ठीक है। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। तो बच्चों, देखने में तो लग रहा है कि भाई इफ़न को इफ़न कहा क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ डॉट का ही तो फ़र्क है ना। देखो, इसमें दो डॉट लगे हैं, इसमें नहीं लगा है। बच्चों, इस डॉट को बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। ये जो अरबी फ़ारसी के शब्द होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल या यूज़ किए जाते हैं। ये सिर्फ डॉट नहीं है, इस डॉट की वजह से कभी कभी जो शब्द है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। उच्चारण में भी फ़र्क होता है। जैसे ये बिना नुक्ते के है तो इसे हम पढ़ेंगे इफ़न, और इसमें नुक्ता है इसे हम पढ़ेंगे इफ़न, फ और फ। तो जो टोपी है वो हमेशा ही इफ़न को क्या बोलता है, इफ़न बोलता है। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। देखो, इफ़न को इस बात का बुरा लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके नाम को कोई गलत तरीके से पुकारता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई मेरा नाम ये नहीं है, ये है, ठीक से बोल, है ना। तो इफ़न ने भी टोपी को कई बार समझाया होगा कि भाई इफ़न नहीं इफ़न बोलो, लेकिन वो इफ़न ही पुकारता रहा। परंतु वह मतलब इफ़न, इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसका मतलब है कि टोपी भले ही उसको इफ़न ही बोलता रहा, लेकिन फिर भी वो उसको रिप्लाई करता रहा। मतलब सिर्फ ये नाम गलत लेने की वजह से उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई, उनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। बड़ाई का मतलब वैसे बड़प्पन होता है, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि इसी बोलते रहने में मतलब इस तरह से गलत नाम लेने पर भी वो उसको रिप्लाई करता रहा। मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जो दोस्ती थी ना, उसमें कोई दरार नहीं आई, उनकी दोस्ती अच्छी तरीके से चलती रही, ठीक है। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि ये जो नामों का चक्कर होता है ये भी बड़ा ही अजीब होता है। उर्दू और हिंदी ये दोनों ही एक भाषा, कौन सी, हिंदवी, हिंदवी नाम की एक भाषा है, उसी के दो नाम हैं। देखो बच्चों, जो हिंदवी है ना, वो मध्यकाल में यानी 8वीं से जो 18वीं शताब्दी का समय था, उस टाइम पे उत्तर भारत में जो मिली जुली भाषा बोली जाती थी उसे हिंदवी कहा जाता था, ठीक है। और इसी हिंदवी भाषा के दो अलग अलग रूप हैं या फिर जो बोलियां हैं, वो हिंदी और उर्दू हैं, ठीक है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। घपले मतलब गड़बड़ हो रही है। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मुहम्मद हो तो पैगंबर। बच्चों, जो हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण हैं, उन्हें किसका अवतार कहते हैं? उन्हें विष्णु भगवान का अवतार कहते हैं, है ना। और अगर मुहम्मद हो तो पैगंबर। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम देने वाला, ठीक है। इस्लाम में अल्लाह के भेजे हुए दूत को, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा गया।
ठीक है, मतलब उनका सिर्फ कहने का इतना है कि अगर हिंदू धर्म की बात हो रही है तो अवतार कह रहे हैं, और अगर इस्लाम की बात हो रही है तो पैगंबर कह रहे हैं। बस इतना ही तो फर्क है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। जो दूध देने वाले जानवर चराते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ग्वाला कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, कृष्ण और मोहम्मद वो दोनों ही ग्वाले रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रिज कुमार थे। मतलब दोनों ही ग्वाले चराया करते थे। दोनों ही संसार में भगवान का संदेश देने के लिए या शांति का संदेश देने के लिए आए हुए थे, ऐसा माना जाता था, है ना। और दोनों ही ब्रज में रहा करते थे। ब्रज कुमार मतलब ब्रिजवासी। ठीक है, उसके बावजूद क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे तो दोनों को अलग अलग माना जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि टोपी के बिना इफ़न का कोई अस्तित्व नहीं है और इफ़न के बिना टोपी का नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना सिर्फ अधूरे नहीं बल्कि बेमानी है। बेमानी का मतलब होता है बेमतलब या बिना किसी अर्थ के, कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते थे और दोनों की जिंदगी में एक दूसरे का बहुत महत्व था। ठीक है, इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो अब लेखक ये कह रहे हैं कि अब हमें इफ़न के घर चलना है, यानी उसके घर और उसके परिवार के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी जानना है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं। इसका मतलब है व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, मतलब व्यक्ति के मन में किस तरह के विचार, भावनाएं और चेतना है, और परंपराओं के पेड़ में कैसे फल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी संस्कृति और परंपराएं उसके व्यवहार, चरित्र और जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी परवरिश की बात करी जा रही है, उसके परिवार के माहौल की बात करी जा रही है कि उसकी जो परवरिश है वो किस तरह से हो रही है और वहाँ का उनका सोचना, विचारना, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज किस तरह के हैं। ठीक है, इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। इफ़न के बारे में भी बहुत कुछ है जो बताने लायक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो चैप्टर है वो टोपी पर है, इसलिए आपको टोपी के बारे में बताया जाएगा और इफ़न के बारे में सिर्फ वही चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी जो टोपी की कहानी बताने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है, न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। इफ़न आपको टोपी के साथ जगह जगह पर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वो साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ना तो टोपी इफ़न की परछाई है और ना ही इफ़न टोपी की परछाई है। वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उन दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, वो एक दूसरे की वजह से नहीं है, बस उन दोनों में गहरी दोस्ती है, आत्मीयता है। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। आज़ाद तौर पर मतलब स्वतंत्र रूप से, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो विकास, इन दोनों की जो परवरिश हुई है वो एक दूसरे से अलग हुई है, मतलब उन दोनों में कोई समानता नहीं है परवरिश में। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। अब घरेलू परंपराएं क्या होता है? देखो, परंपराओं का मतलब होता है जो प्रथाएं होती हैं, जो तौर तरीके हर परिवार के अलग अलग होते हैं, है ना, जो घर के रीति रिवाज होते हैं, वो दोनों ही दोनों को अलग अलग तरह से मिला। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा और इन दोनों का जो जीवन आगे बढ़ रहा था वो भी अलग अलग सोच के साथ बढ़ रहा था। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है।
तो इस सब के बावजूद जो इफ़न है ना, वो टोपी की कहानी का, यानी टोपी की जो जीवन है, उसका जो जीवन है उसका एक अटूट हिस्सा है। अटूट का मतलब क्या होता है? मजबूत या नहीं टूटने वाला। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत ज़रूरी है कि इफ़न जो है वो टोपी की कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे होते हैं। अगर आप मानते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो फिर आपसे कह के या आप किसी से कहो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप इस बात को मानते ही नहीं हो तो कोई आपसे कितना ही कहे या आप किसी और से कितना ही कहो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जब लेखक ने ये कहा है कि मुझे कोई चुनाव थोड़े ना लड़ना है, इसका मतलब ये है कि अक्सर जो नेता लोग होते हैं ना, वो चुनाव के टाइम पे इस तरह की बात कहा करते हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि ना तो मैं कोई नेता हूँ और ना ही मुझे कोई चुनाव लड़ना है, तो मुझे दिखावे के लिए ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। कथाकार मतलब कहानी सुनाने वाला, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ और एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद चरगाम मुर्तुज़ा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं एक कथाकार हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ और इस समय मैं सिर्फ टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। और जो इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं, और उसमें से एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। ये कौन है? ये टोपी है, ठीक है। बलभद्र नारायण शुक्ला ही टोपी शुक्ला है। और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुज़ा। और ये कौन है? ये इफ़न है। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। बच्चों, मौलवी इस्लाम धर्म के जो आचार्य होते हैं उनको मौलवी कहा जाता है। तो इफ़न के जो दादा परदादा वगैरह थे वो बहुत प्रसिद्ध मौलवी रहे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे। काफिर किसे कहते हैं? जो गैर मुस्लिम होते हैं या जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वो उसी देश में पैदा हुए और वहीं मर गए, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। वसीयत सबको पता है ना, कानूनी दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर किसी की संपत्ति, जमीन आदि का विवरण होता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद वो किसे मिलेगी। और कई बार उस वसीयत में अंतिम इच्छा भी लिखी होती है। तो वो अपनी वसीयत में ये लिख कर गए कि लाश यानी कि जो उनकी डेड बॉडी, उनकी डेथ के बाद उनकी जो बॉडी है उसे करबला में दफनाया जाए। अब करबला क्या है? ये इस्लाम का एक पवित्र स्थान है, ठीक है। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। किस देश में? भारत में, ठीक है। तो यानी उनके जो दादा परदादा वगैरह थे ना, वो भारत से बाहर ही रहा करते थे। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। यानी उसके बाद वो लोग हिंदुस्तान यानी भारत में शिफ्ट हो गए होंगे। इफ़न के जो पिताजी थे वो भारत में ही बॉर्न हुए थे, ठीक है। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला में ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। तो बच्चों, जैसा कि उसके इफ़न के दादा परदादा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हमें करबला में दफन किया जाए, लेकिन जो इफ़न के पिताजी थे सैयद मुर्तुज़ा हुसैन, उन्होंने ऐसी कोई वसीयत नहीं करी, ठीक है। इसलिए उन्हें हिंदुस्तान के ही एक कब्रिस्तान में दफन किया गया।
इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी बीवी का मतलब होता है जो धार्मिक स्वभाव का हो, ठीक है। वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और बहुत लगन और नियमित रूप से नमाज पढ़ती थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? देखो, वो कह रहे हैं कि जब भी कोई घर से जाता, यानी कोई लंबी यात्रा में कहीं जाता, तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा रखवाती। पानी का घड़ा दरवाजे पर रखवाना ये एक शुभ संकेत है। ये एक शुभ काम माना जाता है, ठीक है। यात्रा में जाने वाले का जो जीवन है ना, वो पानी की तरह बिना किसी बाधा के प्रवाहित होता रहे और वह कुशलतापूर्वक वापस लौट आए। यानी उसकी जो जर्नी है उसमें उसको किसी तरह की कठिनाई ना झेलनी पड़े, इसके लिए ऐसा किया जाता है। और माश का सदका, इसका मतलब क्या है? ये एक टोटका टाइप का है, ठीक है। इसमें जरूरतमंदों को दान दिया जाता था ताकि यात्रा करने में आने वाली जो बाधाएं या फिर कठिनाइयां हैं ना, वो दूर हो जाएं, ऐसा माना जाता था। तो ये सब कुछ जो टोटके या फिर इसको एक तरीके से परंपराएं ही समझ लो, ऐसा कुछ किया जाता था। तो वो ये सब कुछ भी किया करती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता, मोरे बच्चे को माफ कर दियो। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने इफ़न की परदादी के बारे में पढ़ा और अब इफ़न की दादी के बारे में बात हो रही है कि इफ़न की जो दादी थी वो भी नमाज और रोज़े वगैरह की बहुत पाबंद थी। मतलब बहुत पालन किया करती थी। धार्मिक नियमों का जो पालन करते हैं उनको पाबंद कहते हैं, ठीक है। तो वो भी ये सब कुछ नियमित रूप से किया करती थी। लेकिन जब उनके इकलौते बेटे पर चेचक निकली, चेचक क्या है? चेचक मतलब चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है और पूरे शरीर में ना दाने निकल आते हैं, ठीक है। बहुत बीमार हो जाता है बच्चा। तो जब उनके बेटे को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि माता, मोरे बच्चे को माफ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी। ये सब कुछ इफ़न की दादी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि वो पूरब की रहने वाली थी। अब पूरब की रहने वाली मतलब जो भारत के पूर्वी प्रदेश हैं। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। ब्याह कर मतलब शादी करके। वो 9 या 10 साल की थी, बरस मतलब वर्ष। वो 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हो गई और वो लखनऊ आ गई। लखनऊ कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन जब तक वो जिंदा रही तो पूर्वी ही बोलती रही। पूर्वी, पूर्वी प्रदेशों की तरफ बोली जाने वाली जो भाषा होती है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि शादी होकर के वो लखनऊ आ गई थी, लेकिन वो अपनी शादी से पहले वाली जो बोली है ना, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, वो पूर्वी ही बोलती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। लखनऊ में बोली जाने वाली भाषा है उर्दू और उनकी जो अपनी है वो है पूर्वी। तो लखनऊ आने के बाद भी उन्होंने अपनी मायके की भाषा, यानी अपनी शादी से पहले वाली जो उनकी भाषा थी वो है पूर्वी, उसको ही गले लगाए रखी। इसका मतलब है कि वो उसे ही ज़्यादा बोला करती थी। उसका एक कारण ये भी था कि यहाँ पर लखनऊ में उनके आसपास उनके मायके की तरफ का कोई नहीं था, तो उन्हें अपनी इस भाषा के सिवा और अपना सा कोई नहीं लगता था जिससे वो कुछ बात कर सकें, ऐसा कोई नहीं था। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। तो जब उनके बेटे की शादी वगैरह होने को थी तो उनका मन बहुत किया कि भाई गाना बजाना वगैरह हो, संगीत वगैरह हो। दिल फड़का, इसका मतलब होता है कि दिल उनका तड़पने लगा, ठीक है। लेकिन मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था?
इसका मतलब है कि जो मौलवी वगैरह होते थे ना, उनके घर में किसी भी प्रकार के मनोरंजन, संगीत और नाच गाने वगैरह की इजाज़त नहीं थी। वो सब उस समय परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ समझा जाता था, ठीक है। तो वो सब कुछ वहाँ पर अलाउ था ही नहीं। तो वो बेचारी दिल मसोस कर रह गई। दिल मसोसना मतलब क्या होता है? किसी इच्छा को या किसी चाहत को मन में ही दबा लेना, ठीक है। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बच्चों, ज़रा ये बताओ कि छठी, ये शब्द आप लोगों में से कितनों ने सुना है? देखो, जब कोई लड़का बॉर्न होता है तो उसके जन्म से छठा दिन जो होता है ना, जन्म के छठे दिन पर स्नान, पूजन और उत्सव आदि किया जाता है। जैसे नामकरण होता है, उससे पहले 6 दिन में छठी होती है, ठीक है। तो जब इफ़न बॉर्न हुआ तो उसकी छठी में उन्होंने यानी इफ़न की दादी ने जी भरकर जश्न मनाया। जश्न मतलब उत्सव या फिर खुशी मनाई थी। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जश्न भी इसलिए मनाया जा सका क्योंकि इफ़न जो है वो अपने दादा की मृत्यु के बाद पैदा हुआ, ठीक है, उनके मरने के बाद पैदा हुआ। क्योंकि जब तक वो जीवित थे वो मौलवी थे और उनके घर में किसी तरह का उत्सव या फिर जश्न नहीं मनाया जा सकता था, और तब तक वो मर चुके थे। और साथ ही लेखक कह रहे हैं कि औरत और मर्द में जो ये डिफरेंस है, जो ये फ़र्क है, उसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा मतलब उसका जो रंग रूप है उसको समझ पाएंगे। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तभी हम इफ़न की जो परवरिश है, उसका जो घर का माहौल है, उस सब को हम तभी समझ पाएंगे, ठीक है। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। तो बच्चों, जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि इफ़न की जो दादी हैं वो मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। ज़मींदार सभी को पता है ना, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। वो जो किसानों से और गांव वालों से कर वसूलते थे, टैक्स वगैरह वसूलते थे और ब्रिटिश सरकार को सबमिट करते थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ज़मींदार को मनाए रखने के लिए जो गांव के लोग थे वो पूरी कोशिश करते होंगे, है ना। और आसामियों का मतलब होता है आसाम में रहने वाले, यानी वहाँ के किसान वगैरह भी हो सकते हैं और वहाँ के व्यापारी वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हांडियों में, हांडियों का मतलब क्या होता है? लकड़ी का या फिर मिट्टी का एक बर्तन होता है, ठीक है। उसमें घी पिलाया हुआ, इसका मतलब है कि वो घी से पूरी लथपथ होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें दही जमता था, है ना। तो दही में घी भी होता है। जब वो शादी होने के बाद लखनऊ आ गई ना, तो वो उस दही के लिए तरस गई थी जो शादी से पहले वो अपने मायके में खाया करती थी, ठीक है। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। तो बच्चों, जब भी वो अपने मायके जाती, जब भी वो अपने पिताजी के घर पे जाती ना, तो लपड़ शपड़, इसका मतलब है कि जितना उनका मन करता उतना वो जी भर के वहाँ पर दही, दूध वगैरह सब कुछ खाया करती थी। और लखनऊ आते ही उनको फिर से एक मौलविन बन जाना होता था। लखनऊ में तो उनको ये सब कुछ मिल नहीं रहा था ना। और अपने मियाँ से, मियाँ का मतलब होता है पति या फिर हस्बैंड, ठीक है। तो अपने हस्बैंड से उनको यही एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका। इसका मतलब है कि वो हर समय मौलवी ही बने रहते थे, कि वो जब देखो तब मौलवी ही बने रहते हैं। देखो, उनकी दादी का मानना ये था कि जब आप मस्जिद वगैरह में हो या आपका इस सब से संबंधित, मौलवी से संबंधित काम हो रहा हो,
तब आप मौलवी का अपना किरदार निभाओ, बाकी टाइम पे आप एक आम इंसान हो तो आप अपनी ज़िंदगी साथ में जिया करो। ये उनका मानना था। लेकिन उनके हस्बैंड क्या थे, वो बस हर वक्त मौलवी ही बने रहते थे, तो इस बात की उनको शिकायत रहती थी। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। इसका मतलब है कि जब तक का वो ससुराल में थी ना, तो उनको वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लगता था। बस वो वहाँ पे बस रह रही थी, वो बहुत खुश नहीं थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। तो जब वो बूढ़ी हुई, ठीक है, उनका मृत्यु का समय आने लगा, तो उनके बेटे ने पूछा कि आपकी बॉडी को, डेथ होने के बाद आपकी बॉडी को हम करबला लेकर जाएं या फिर नजफ, ये दोनों ही इस्लाम के पवित्र स्थान है, ठीक है। तो बिगड़ गई, बिगड़ जाना मतलब नाराज होना, ठीक है। तो वो नाराज हो गई और बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। तो वो नाराज होती और अपने बेटे से कहती कि ए बेटा, जौन तू से मतलब अगर तुझसे हमरी लाश ना संभाली जाए, मेरी बॉडी अगर ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। तो मेरे घर भेज देना, घर मतलब पेरेंट्स के यानी माता पिता के घर यानी मायके, वहाँ भेज देना। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। तो बच्चों, जैसा कि वो बहुत बूढ़ी थी, तो लेखक कह रहे हैं कि मौत उनके सर पर थी, इसलिए उन्हें अब ये याद नहीं रहा कि अब उनका घर कहाँ है। मतलब अब उनका घर उनके पास यानी उनके मायके वालों के अंडर में नहीं है। क्यों? देखो, घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। तो बच्चों, कस्टोडियन का मतलब क्या है? देखो, ऐसी ज़मीन या फिर ऐसे घर होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है, तो उसका जो संरक्षण या फिर उसकी जो देखभाल करने वाला जो विभाग होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कस्टोडियन। तो जैसा कि उनके घर वाले कराची में रह रहे हैं, तो उनका घर अब कस्टोडियन का हो चुका है, ठीक है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि जो कथाकार यानी जो ये कथा सुना रहा है, वो अभी तक का मृत्यु उनकी नहीं हुई, वो जीवित हैं। तो उनका मानना, उनका सोचना ये है कि मरते वक्त जो इंसान है वो ये छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाता है, और ये समय तो वो होता है जब उनको अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत से सपने देखने चाहिए। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। तो जब इस तरह की बातें हो रही होंगी तो इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया कि भाई उसका नाम तो कच्ची हवेली था, और कच्ची हवेली किस लिए? क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई थी, ठीक है। बहुत पुराने समय की बात है, उस समय ये मिट्टी के या इस तरह के ही मकान या फिर घर हुआ करते थे। और उन्हें ये भी याद आया कि जब वो छोटी थी तब उन्होंने एक दशहरी आम का बीजू पेड़ लगाया था। बीजू पेड़ मतलब गुठली से उगाया गया आम का पेड़, ठीक है। तो अपने बचपन में उन्होंने अपने हाथों से ये पेड़ लगाया था, जो अब उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका है कि भाई इतने साल हो गए हैं, तो अब वो पेड़ भी तो बूढ़ा होगा, है ना। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। बेशुमार मतलब बहुत सारी। तो उनको अपने बचपन से लेकर के मतलब जितना भी समय वो अपने पिताजी के घर पे रही, ठीक है, वो सब बातें उनको याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। तो बच्चों, वो इन सब यादों को छोड़कर, इन सब चीज़ों को छोड़ कर के उन्हें कोई शौक नहीं था करबला या फिर नजफ जाने का, ठीक है। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मुर्तुज़ा हुसैन कौन है? जो इफ़न के पिताजी हैं, ठीक है। तो उस समय उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ थी? बनारस में थी। तो बनारस के ही फातमैन में उनको दफन किया गया। किसको? इफ़न की दादी को। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया।
इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। जिस समय इफ़न की दादी की मृत्यु हुई थी वो स्कूल गया था, तो उसके नौकर ने आकर बताया कि बीबी का देहांत देहांत मतलब मृत्यु हो गई है। और इफ़न की दादी को सभी लोग बीबी कहकर पुकारते थे। ठीक है। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था। चौथे मतलब क्लास 4। ठीक है। और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, तो इस समय तक टोपी और वो फ्रेंड्स बन चुके थे। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू यानी पिताजी, अपनी अम्मी यानी माताजी, अपनी बाजी यानी उसकी जो बड़ी बहन थी, और छोटी बहन नुज़हत से भी था। परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ़न अपनी दादी के सबसे ज़्यादा करीब था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, अपनी बड़ी बहन, बाजी मतलब बड़ी बहन, और एक छोटी बहन जिसका नाम नुज़हत है, सभी से था। लेकिन दादी के वो ज़्यादा करीब था। क्यों? क्योंकि अम्मी उसको कभी कभार डांट लिया करती थी, और उसकी बाजी यानी बड़ी बहन भी उसको डांटा करती थी। यही हाल था, मतलब उसे डांटती थी या कभी कभार छोटी मोटी चपत लगा देती होगी। और अब्बू कभी कभार मतलब कभी कभी घर को कचहरी समझकर, कचहरी का मतलब क्या होता है? न्यायालय या फिर कोर्ट। ठीक है। समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। यानी वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट ही थे। और नुज़हत जो उसकी छोटी बहन है, वो मौका पाते ही, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, तो वो उसकी कॉपियों को ना उसमें तस्वीरें बना करके उसे खराब कर देती थी। तो एक तरीके से वो सभी से किसी न किसी रूप से परेशान था। लेकिन सिर्फ एक दादी ही थी जिन्होंने कभी उसे डांटा नहीं, कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई और पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। तो दादी उसको सोते समय इन सब की कहानियां भी सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो बच्चों, वो इस तरह से कहानी की शुरुआत करती थी। देखो क्या कहती थी? सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। और परवरदिगार मतलब परमेश्वर। दादी इफ़न से कहती कि वह आंखों से देखी हुई घटना नहीं सुना रही हैं, वह कानों की सुनी हुई घटना को सुना रही हैं। क्या कहती हैं फिर? एक मुल्क में, मुल्क का मतलब होता है देश, एक देश में एक बादशाह रहा। बादशाह मतलब राजा। ठीक है। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। मतलब दादी की जो भाषा थी वो, उसकी उसने कभी मजाक नहीं उड़ाई, वो कभी नहीं हंसा। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। तो बच्चों, उसको सुनने में तो ठीक ही लगता था कि यार दादी तो ठीक ही बोलती हैं। पता नहीं अब्बू यानी उसके जो पिताजी हैं, वो दादी को उस तरह से नहीं बोलने देते थे। तो वो इस बात की जब उनसे शिकायत करता कि अब्बू आपको ये भाषा क्यों नहीं बोलने देते हैं, क्यों मना करते हैं, तो वो हंस पड़ती और हंसते हुए कहती, अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो जब भी वो शिकायत करता तो वो हंसती और कहती कि उसका क्या है, वो तो अनपढ़ गवार है और उसकी बोली इफ़न को नहीं बोलनी चाहिए, उसे तो अपने अब्बा की ही बोली बोलनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ये रोज का ही लगभग सिलसिला रहता। और दादी इसी तरह रोज बात को खत्म कर देती और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती। त वो बादशाह का केस कि तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। तो वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तब उस बादशाह ने एक दिन एक हिरन मार लिया। एक ठो मतलब एक, हिरन मार लिया वा मतलब हिरन मार लिया। ठीक है। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी और उनका यही बोलना,
इफ़न की दादी का जो ये बोलना था ना, उनकी बोली थी, यही टोपी के दिल में उतर गई थी, मतलब उसके दिल को छू गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। देखो, जो इफ़न की दादी की बोली थी, ठीक है, जो वो बोला करती थी, वही टोपी की माँ भी बोला करती थी। तो उसको, जो इफ़न की दादी है ना, वो अपनी माँ की पार्टी यानी अपनी माँ की तरफ की ही उसको वो लगती थी। और अपनी दादी से उसे नफ़रत थी, मतलब अपनी दादी को वो कोई ख़ास पसंद नहीं किया करता था। पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। और जो इफ़न के अब्बू हैं, वो और टोपी की दादी, उन लोगों की भाषा एक सी थी, ठीक है? वह मतलब टोपी जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तो बच्चों, देखो, जब भी वो इफ़न के घर जाया करता, वो उसकी अम्मी और उसकी बाजी यानी उसकी बड़ी बहन से वो बात करने से बचता था। वो ज़्यादातर ये कोशिश करता कि वो सीधा इफ़न की दादी के पास जाए और उन्हीं के साथ बैठे। क्यों? क्योंकि उसकी अम्मी और उसकी जो बड़ी बहन थी, वो उसको छेड़ती थी ताकि वो अपनी भाषा में बात करे और वो उसके मज़े ले सकें, ठीक है? अलबत्ता का मतलब होता है बल्कि, यानी टोपी उनको इग्नोर करता है, लेकिन वो जानबूझकर उससे बोलने की कोशिश करती हैं, ठीक है? और जब वो उसको छेड़ती हैं और बात आगे बढ़ती है, यानी टोपी थोड़ा-सा चिढ़ सा जाता होगा, तो दादी आकर के बीच बचाव करवा देती थी। वो कहती थी, "तै काहे को जात है उन सबन के पास, मुँह पिटावे को झाड़ू मारे। चल इधिर आ।" तय मतलब तू, काहे को जात है मतलब क्यों जाता है, उन सबन के पास, उन सब के पास तू क्यों जाता है। मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, इसका मतलब है कि अपना अपमान करवाने के लिए और अपने मजाक उड़वाने के लिए तू उनके पास क्यों जाता है। चल इधर आ, मेरे पास आ। वह डांट कर कहती, वह उन तीनों को डांटती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। वो डांट रही हैं, इफ़न की दादी डांटते हुए टोपी को अपने पास बुलाती हैं, लेकिन हर शब्द, उनका बोला हुआ हर एक शब्द टोपी के लिए शक्कर का एक खिलौना बन जाता, यानी उसे बहुत मीठा लगता। अमावट बन जाता। अमावट का मतलब है पके आम के रस को सुखा करके बनाई गई मोटी सी परत। आम पापड़ी टाइप का होता है, आपने वो ज़रूर खाया होगा, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है? तिलवा बन जाता। अब तिलवा क्या है? तिल से बनी हुई जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तिल के बने हुए व्यंजन, यानी वो सब मीठी चीज़ें, वो सब मिठाई टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उसे उस तरह की लगती। क्या? दादी की डांट भी उसको उतनी मीठी लगती और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। लेखक कहते हैं कि इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात को आगे बढ़ाती थी, यानी बात की शुरुआत इसी तरह से करती थी। और वो क्या कहती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही हैं। तोरी मतलब तेरी, ठीक है? तेरी अम्मा क्या कर रही हैं। और टोपी कंफ्यूज्ड हो जाता कि भाई ये अम्मा कौन है, लेकिन कुछ समय के बाद वो समझ गया था कि माताजी को ही अम्मा कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। गुड़ की डली का मतलब होता है गुड़ का टुकड़ा, और उसकी तरह चुभलाता रहा। चुभलाना का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे गुड़ की डली को मुंह में लेना और फिर चबा के पेट में डाल देना नहीं, बल्कि उस टुकड़े को बहुत देर तक मुंह में ही रखना, अपनी टंग से उसको इधर उधर करना, उसका स्वाद लेना, ठीक है? अम्मा, अब्बू, बाजी, मतलब ये सारे शब्द जो है उसको बहुत अच्छे लगते, तो वो मन ही मन उन्हें बोला करता। फिर एक दिन गजब हो गया। तो बच्चों, एक दिन तो गजब ही हो गया, यानी मुसीबत ही आ गई। हुआ क्या? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था।
लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। तो बच्चों, जैसा कि वो भी थोड़ा सा एडवांस हो चुके थे, उनके घर में डाइनिंग टेबल था। मेज कुर्सी पर मतलब डाइनिंग टेबल में उनका खाना लगता था। डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला ये टोपी के पिताजी हैं, ठीक है। उनके घर में भी 20वीं सदी का प्रवेश हो चुका, मतलब वो भी आधुनिक हो चुके थे, समय के साथ चल रहे थे। तो अब वो ज़मीन पर बैठकर नहीं खाते थे। पहले क्या होता था कि ज़मीन में पालथी मोड़कर ऐसे बैठकर खाना खाया जाता था, लेकिन अब उनके घर में भी मेज़ कुर्सी यानी डाइनिंग टेबल आ चुका था। अब वो भी मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाते थे। लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके में नहीं। इसका मतलब यही है कि वो नीचे बैठ करके नहीं खाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी, तो उसी समय टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार टोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी कौन है? टोपी की दादी हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने सुना अम्मी, उन्होंने कहा, ये लफ्ज, लफ्ज का मतलब होता है शब्द, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? देखो, अम्मी जो शब्द है ना वो उर्दू का शब्द है, तो सीधी सी बात है कि मुस्लिम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उस समय के हिसाब से, पुराने समय के हिसाब से, उस घर की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो रीति रिवाज है ना, उसकी जो दीवार है वो हिलने लग गई है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय उस परिवार के लिए, ठीक है। इस चित्र में हमें यही दिखाया गया है कि डाइनिंग टेबल में बैठ करके सब लोग खाना खा रहे हैं। ये शायद उसकी दादी हैं और ये टोपी की मदर होंगी, ठीक है। तो इसी बीच ये सब कुछ हुआ होगा। लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ? तो जैसे ही टोपी ने ये शब्द सुना, अपनी दादी के मुंह से उसने लफ्ज सुना। लफ्ज का मतलब क्या होता है? शब्द होता है, ठीक है। तो जैसे ही टोपी ने सुना तो उसने अपनी आंखें नचाई, मतलब उसने आंखें घुमाकर अपनी माँ की तरफ देखा और उसने पूछा कि माँ, ये लफ्ज क्या होता है? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी, मतलब दादी ने बहुत गुस्से से कहा कि ये शब्द तुमको किसने सिखाया? ये अम्मी कहना तुमने कहाँ से सीखा? ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? तो जब टोपी ने कहा कि ये शब्द मैंने इफ़न से सीखा है, तो दादी ने कहा कि अच्छा, उसका पूरा नाम क्या है? देखो, उनको शक तो हो गया था कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है। ई हम ना जानते। टोपी ने कहा कि भाई ये मुझे नहीं पता। तय कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहले बाइका रे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। राम दुलारी, टोपी की मदर, उनकी आत्मा गनगना गई, मतलब बहुत कांप गई, मतलब वो थरथराने लगी गुस्से से, ठीक है। तो उन्होंने गुस्से से कहा, तय, तय मतलब तूने, भाई तूने, कौनो मतलब किसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने किसी मियाँ मतलब मुस्लिम के लइका मतलब लड़के से दोस्ती कर ली है क्या? बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। तो जैसे ही सुभद्रा देवी यानी टोपी की दादी ने टोपी की मदर की वो भाषा सुनी, तो भाई वो उस पर, उसके बोलने पर बरस पड़ी। कहने लगी कि बहू, तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने ये गवारों वाली जबान मतलब भाषा मत बोला कर। लड़ाई का मोर्चा बदल गया और अब लड़ाई किस चीज़ पे शुरू हुई थी? उसके शब्द पर, उसके अम्मी कहने पर, है ना। और अब वो बदल चुकी थी। अब किस चीज़ में डिस्कस होना शुरू हो गया कि भाई तू इतनी गवारों वाली भाषा क्यों बोलती है, ठीक है। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। तो बच्चों, इसमें भी भृगु नारायण शुक्ला
जो टोपी के पिताजी हैं, उन्हें जब पता चला कि भाई ठीक है, उनके बेटे ने किसी से दोस्ती कर ली है, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भाई वो एक कलेक्टर हैं, तो वो अपना गुस्सा पी गए। उन्होंने उसमें अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, वो अगले दिन गए और उनसे, कलेक्टर साहब से, कपड़े का और शक्कर का जो परमिट है वो ले आए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसमें भी अपना बिजनेस वगैरह देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसका फ़ायदा उठाया। और ये सब कब की बात है, जिस दिन ये झगड़ा हुआ ना, उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है। परंतु उस दिन, जिस दिन ये सब वाक़या हुआ था, उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। दुर्गति मतलब बहुत बुरी दशा हुई। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तो टोपी की दादी तो उसी समय खाने की मेज से उठी और गुस्से से वो वहां पर से चली गई। और उसके बाद टोपी की माँ ने टोपी को बहुत मारा। तय फिर जयब्बे ओकरे घरे। तय मतलब तू, फिर से, जयब्बे मतलब जाएगा, ओकरे घरे उसके घर, क्या तू फिर से उसके घर जाएगा? हाँ, टोपी ने कहा हाँ। अरे तोहरे हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। तो बच्चों, उसकी खूब पिटाई होती रही और वो हर बार हाँ कहता रहा। तो राम दुलारी उसके हर बार हाँ कहने पर कहती कि अब उसकी हाँ को मिट्टी में मिला देगी। ठीक है, वो बहुत गुस्से में थी। रामदुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव, ये दोनों टोपी के भाई हैं। ठीक है, उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। कुटाई का मतलब क्या होता है, मारपीट। ठीक है, वो मार खा रहा था और वो दोनों, उसके जो भाई हैं, वो उसका तमाशा देख रहे थे। हम एक दिन एक को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। तो भाई, एक तो टोपी पहले से ही मार खा रहा था, और मुन्नी बाबू जो कि टोपी का बड़ा भाई है, ठीक है, उसने सोचा कि भाई इसे और पिटवाऊं। तो उसने टुकड़ा लगाया, मतलब उसने ऐड किया, उसने साथ में अपनी बात ऐड करी कि एक दिन इसको, एक को मतलब इसको, उसने रहीम कबाबची, रहीम नाम है, कबाबची मतलब कबाब बनाने वाला। ठीक है, किसी की दुकान है जहाँ वो कबाब बनाता है, उसकी दुकान में कबाब खाते हुए मैंने इसे एक दिन देखा। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। तो जैसे ही राम दुलारी ने सुना कबाब, तो उसके मुंह से निकला राम राम राम, और वो घिन्ना के यानी घिन से या घृणा से या फिर नफरत से 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा। टोपी ने आश्चर्य से अपने भाई की तरफ देखा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। एक इकन्नी बच्चों, ये उस समय सिक्का चलता था, एक इकन्नी का। ठीक है, इकन्नी कितना होता है, 1 रुपये का 16वां हिस्सा होता है, उसे एक आना भी कहा जाता है। उस समय एक इकन्नी का बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन अब ये सब बंद है। ठीक है, ये सब अब नहीं चलते। तो उस समय जब उसने देखा कि भाई टोपी ने मेरे को देख लिया है, तो उसने क्या किया, टोपी को एक इकन्नी रिश्वत में दे दी और उससे कहा कि भाई किसी से कहना मत। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। भाई, टोपी को पता था कि भाई ये कबाब खाना हमारे घर में अलाउ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो चुगलखोर नहीं था, वो शिकायत करने वाला था ही नहीं। तो उसने ये बात घर में किसी को कही ही नहीं थी। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। इफ़न क्योंकि उसका दोस्त है, तो उसने उसे तो बताया था, लेकिन घर में उसने किसी से नहीं कहा था। तू हम में कबाब खाते देखे रही हो। टोपी ने मुन्नी बाबू की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि क्या तूने मुझे कबाब खाते देखा था? ना देखा रहा ओह दिन। ओह दिन मतलब उस दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो मुन्नी बाबू ने कहा, क्यों, क्या उस दिन मैंने तुझे कबाब खाते हुए नहीं देखा था? तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी ने मुन्नी बाबू से कहा, तो फिर तूने उसी दिन क्यों नहीं बताया? ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। और टोपी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा।
वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। तो बच्चों, जैसा कि वो एक छोटा सा बच्चा है, शायद क्लास 4 में पढ़ता है, ठीक है। टोपी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह झूठ और सच को साबित करने की कोशिश करता, और सच्ची बात तो ये है कि वो इतना बड़ा कभी हो भी नहीं सका। और उस दिन उसने बहुत मार खाई, इतनी कि उसका सारा बदन दुख रहा था, मतलब उसकी पूरी बॉडी में बहुत पेन था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते, यानी अगर सिर्फ एक दिन के लिए वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, यानी अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो मुन्नी बाबू को सबक सिखा देता, ठीक है। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुन्नी बाबू बड़े थे और वो छोटा था, तो वो बस इतना ही सोच रहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी इनसे बड़ा हो जाऊं ना, तो इनको मैं सबक सिखा दूंगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुन्नी बाबू पहले पैदा हुए तो वो बड़े भाई थे और टोपी छोटा था, तो ये सब संभव नहीं था। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया यानी ज्योग्राफी का घंटा छोड़कर सरक गए। ज्योग्राफिया का घंटा मतलब ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। ज्योग्राफी का पीरियड को छोड़ करके वो सरक गए, मतलब वहाँ से चले गए या वहाँ से खिसक गए या वहाँ से निकल गए, ठीक है। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। तो जब दूसरे दिन टोपी स्कूल गया और उसने इफ़न को सारी बातें बताई कि भाई मेरी बहुत पिटाई हुई और ये वो सो, तो दोनों ही ज्योग्राफी की जो क्लास है, ज्योग्राफी के पीरियड को छोड़कर वहाँ से चले गए, वहाँ से निकल गए और पंचम की दुकान में गए। वहाँ से इफ़न ने केले खरीदे। ऐसा क्यों? क्योंकि टोपी जो है वो बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता था सिवाय फल के, ठीक है। फल के अलावा वो बाहर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें? टोपी ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों अपनी दादियां बदल लें? तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी त बोलियो तू ही लोगन का बोलती। तो वो इफ़न को कन्विंस करना चाह रहा है कि जो मेरी दादी है ना, वो तो भाषा या फिर बोली भी तुम ही लोगों की बोलती हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें? यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तो बच्चों, फिर इफ़न ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और साथ ही मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? क्या तेरी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? देखो, उसकी दादी सोते समय उसको कई सारी कहानियाँ सुनाती थी। हमने पढ़ा था ना कि बहराम डाकू की और 12 बुर्ज की और एक परी की कहानी भी सुनाया करती थी, है ना। ये सब कुछ कहानियाँ क्या तेरी दादी को आती हैं? वो ऐसा उससे पूछता है। तू हमें एक ठो दादियो ना दे सकती हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। तो बच्चों, टोपी को उम्मीद थी कि इफ़न जो है वो उसकी बात मान लेगा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसको बहुत बुरा लगा, उसका दिल टूटा। उसने कहा कि तू हमें, यानी क्या तू मुझे एक ठो मतलब एक दादियो दादी ना दे सकती हो? नहीं दे सकता है? क्या तू मुझे एक दादी भी नहीं दे सकता है? ऐसा उसने इफ़न से कहा, ठीक है। जो मेरी दादी हैं वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, इफ़न ने कहा। तो इफ़न ने उसे समझाया कि जो मेरी दादी हैं, यानी वो मेरी दादी तो हैं, लेकिन साथ ही वो मेरे अब्बू की अम्मा यानी उनकी माँ भी तो है। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? ये इफ़न ने पूछा। टोपी से कहा कि जैसे मेरी दादी बूढ़ी है ना, वैसे ही तुम्हारी दादी भी तो बूढ़ी होंगी। टोपी ने कहा हाँ। तो फिक्र ना करो, फिक्र मतलब चिंता।
तो वो कहता है कि तो चिंता मत करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। ये कहकर उसने टोपी को थोड़ा शांत किया। हमरी दादी ना मरी हैं, मेरी दादी नहीं मरने वाली, ये टोपी ने कहा। तो इफ़न बोला, मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी हैं? देखो, इफ़न को अपनी दादी पर इतना भरोसा है कि जो दादी ने कहा है वो होकर रहेगा, है ना? तो वो टोपी से कहता है, तो क्या मेरी दादी झूठ बोलती हैं? नहीं, अगर मेरी दादी ने कहा है तो ऐसा होगा कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। तो बच्चों, जब ये सब बातचीत हो रही थी ना, तो बुरी खबर आती है कि इफ़न की जो दादी है वो मर चुकी है। और उनका एक नौकर आता है और इफ़न को आकर बताता है। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। जिम्नेजियम, जिम या व्यायामशाला या जिम, जो भी कहो, ठीक है। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। कहाँ का? उस जिम का जो चपरासी था वो एक तरफ बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पी रहा था मतलब स्मोकिंग कर रहा था, ठीक है। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा और टोपी जो है उसको बहुत बुरा लगा ये खबर सुनकर, और वो भी एक कॉर्नर में गया और वो वहां पर बैठकर रोने लगा, ठीक है। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहां सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब बहुत ज्यादा शांति। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। तो बच्चों, जब शाम के टाइम पे टोपी जब इफ़न के घर जाता है तो उसको वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा लगता है। देखो, आज वहां पर ज्यादा लोग थे, जितने उनके फैमिली मेंबर और दिन होते थे ना, उससे ज्यादा ही लोग थे। उनके नाते रिश्तेदार होंगे, उसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी होंगे। इसके बावजूद आज टोपी के लिए वो घर खाली हो चुका था। वो वहां पर सिर्फ दादी के लिए आता था, है ना। इफ़न से तो उसकी दोस्ती है, उसके अलावा उसके परिवार में सिर्फ दादी ही थी जिनके साथ उसको बैठना, उसको बातें करना अच्छा लगता था। और आज वो दादी भी जा चुकी हैं, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था, मतलब वो दादी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी दादी के साथ उसका लगाव बहुत ज्यादा था। उसने यानी टोपी ने दादी के 1000 बार कहने पर भी जब भी वो वहां जाता होगा तो दादी कुछ न कुछ उसको खाने के लिए ऑफर करती होंगी, लेकिन उसने कभी भी उनके हाथ से कोई चीज नहीं खाई थी। और प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं है। पाबंद का मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो दादी के हाथों से खूब अच्छी अच्छी चीजें खाता था इसलिए उसको दादी के साथ लगाव था। ऐसा बिल्कुल नहीं। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था, और टोपी और दादी के बीच में एक ऐसा ही रिलेशन बन चुका था, यानी उनका आपस में बहुत गहरा प्रेम था, बहुत लगाव था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि दादी में, इफ़न की दादी में और टोपी के बीच में ऐसा लगाव था, इतना ज़्यादा अपनापन था कि उसको, अगर आज इफ़न के दादाजी वो जीवित होते ना, तो वो भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह नहीं समझ पाते। मतलब वो भी इस संबंध को नहीं समझ पाते, बिल्कुल उसी तरह जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। देखो, उनको भी लगा था ना कि भाई तू उस बच्चे से दोस्ती क्यों करता है, मत कर, उसके घर वालों से कोई मेलजोल मत रख, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग अधूरे थे और एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग परिवारों में थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद उनके विचार मिलते थे। दादी से बात करना टोपी को अच्छा लगता था और टोपी की बातें सुनना, उससे बात करना दादी को भी अच्छा लगता था। तो दोनों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया था, यानी दोनों के विचार आपस में मिलते थे और एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। इसका मतलब क्या है? देखो,
दोनों ही प्यार के, अपनेपन के और आपसी लगाव के, दोनों के जीवन में इन सब की कमी थी, है ना? तो जब दोनों साथ में आई, यानी जब दोनों बातचीत वगैरह करने लगते थे, तो उनको आपस में बातचीत करना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? तो एक दूसरे की ज़रूरत को वो एक तरीके से पूरा करते थे। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। इसका मतलब है कि दोनों को ही उनके अपने घर में उनको समझने वाला, उनकी बातों को समझने वाला, जिससे वो इत्मीनान से अपने दिल की बात कह सके, दोनों के घर में ऐसा कोई नहीं था। तो भरे घर में, यानी घर में बहुत सारे लोग होने के बावजूद, वो दोनों अपने घर में अजनबी थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। किस तरह से? यही, एक दूसरे को समझकर, ठीक है? एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। 72 बरस मतलब 72 ईयर्स, ठीक है? तो जो दादी थी वो 72 ईयर्स की थी और टोपी कितने साल का है? वो 8 साल का है। देखो बच्चों, यहाँ पर को दादी की और टोपी की उम्र इसलिए बताई गई है क्योंकि माना जाता है कि जो दोस्ती या फिर जो साथ होता है वो अपनी उम्र वालों के साथ होता है। लेकिन अगर आपके विचार मिलते हैं, अगर कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आपको साथ दे रहा है, तो वो किसी भी उम्र का हो सकता है। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती त ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। पुरसा का मतलब होता है सांत्वना देना, यानी ढांढस बंधाना, ठीक है? तो टोपी ने इफ़न से कहा कि तोरी यानी तेरी दादी की जगह हमरी यानी मेरी दादी मर गई होती त यानी तो ठीक भया होता, ठीक हुआ होता। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। तो जब इफ़न ने टोपी की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि इस बात का क्या रिप्लाई हो सकता है। तो वो चुप रहा और फिर दोनों दोस्त रोने लगे। इफ़न भी अपनी दादी के बहुत करीब था और टोपी, क्योंकि टोपी की दादी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी, हमने पढ़ा था ना, तो अपनी दादी से तो उसकी बनती नहीं थी, इसलिए उसको इफ़न की दादी बहुत पसंद थी। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। तो बच्चों, 10 अक्टूबर सन 45, 1945 यानी 45 में इफ़न ने उस दिन ये कसम खाई कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी जो है वो ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली यानी ट्रांसफर होती रहती है। तो अब लेखक कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। तो बच्चों, लेखक का कहना है कि इस डेट का वैसे तो कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन जो टोपी का आत्म इतिहास यानी टोपी की जो लाइफ है उसमें इस तारीख का, इस डेट का बहुत महत्व है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन इफ़न के पिता बदली पर यानी ट्रांसफ़र हो गया था उनका, ठीक है? और वो मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। एक तो वो दादी के चले जाने से वैसे ही अकेला पड़ गया था और ऊपर से अब इफ़न भी अपने पिताजी के साथ चला जाएगा, तो वो बिल्कुल अकेला रह गया था, ठीक है? जैसा कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर थे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो उनकी जगह दूसरे कलेक्टर आए। कौन थे? ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे, लेकिन दुख की बात यह है कि उन तीनों में से किसी के साथ भी टोपी की दोस्ती नहीं हो सकी। क्यों? देखो, डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया।
तो बच्चों उन 3 लड़कों में से एक जो डब्बू था ना, वो टोपी से बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डू जो था वो था तो उसी के बराबर, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलता था और उनको इस बात का एहसास था। कहने का मतलब है कि वो जानते थे, एहसास होना मतलब जानना, वो जानते थे कि वो कलेक्टर के बेटे हैं, इसीलिए वो हमेशा अकड़ कर रहते थे। ठीक है, किसी ने भी टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब किसी ने भी टोपी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। वो अपने आप को बाकी बच्चों से काफी ऊंचा समझते थे, बड़ा समझते थे कि भाई हम तो कलेक्टर के बच्चे हैं, हम ऐसे थोड़े ना किसी से भी बात कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। तो बच्चों, जैसा कि इफ़न के समय जब इफ़न वहां रहता था तो टोपी वहां पर अक्सर आता जाता रहता था, है ना। तो वहां का जो स्टाफ था, वहां के जो गार्ड्स थे, जो माली वगैरह थे, गार्डनर हो गया, वो सब लोग जो हैं वो टोपी को पहचानते थे। इसलिए जब वो वहां गया तो उन्होंने उसको बंगले में आने दिया और उस समय वो तीनों बच्चे, बीलू, गुड्डू और डब्बू, वो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, डब्बू बैटिंग कर रहा था तो उसने जोर से बॉल को हिट किया। तो जो बॉल है, गेंद मतलब बॉल, बॉल सीधे टोपी के मुंह के पास आई तो उसने घबराया। यानी अगर कोई चीज़ आपके मुंह की तरफ आती है तो आपके दोनों हाथ एक्टिव हो जाते हैं, है ना। आप उसे हटाने की, साइड करने की या पकड़ने की कोशिश करते हो। तो वही उसके साथ हुआ। वो घबराया, वो थोड़ा सा हिचकिचाया या डरा और उसने अपने दोनों हाथ उठाए तो बॉल जो है खुद ब खुद उसके हाथों में आ गई। तो एक तरह से ये कैच हो चुका था। ठीक है, हाउस दैट, हेड माली अंपायर था। तो जो हेड माली था वो अंपायर बना हुआ था और उसने जब देखा कि कैच हो गया तो उसने बोला हाउस दैट। उसने उंगली उठा दी तो माली ने आउट होने का इशारा करते हुए अपनी उंगली उठा ली। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि माली वगैरह और जो चपरासी वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। लेकिन उसने सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा रखा था कि जब भी बाकी लोग ये शोर मचाएं कि हाउस दैट, इस तरह की कोई आवाज़ आए तो उसने एक उंगली उठा देनी है। उसने वही किया। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। तो डब्बू ने थोड़ा गुस्से से पूछा कि हु आर यू। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। टोपी ने उसे अपना नाम बताया। हु इज़ योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। तो गुड्डू ने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन हैं। वो बस जानना चाहता था कि ये कौन है। यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जब टोपी बंगले में जाता है तो ये तीनों खेल रहे हैं, है ना। और ये बॉल टोपी की तरफ आती है तो वो उसे कैच कर लेता है। तो जब गुड्डू ने पूछा कि हु इज़ योर फादर तो टोपी ने कहा भृगु नारायण। उसने अपने पिताजी का नाम बताया। ए, बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज। जब बीलू समझ नहीं पाया तो उसने अंपायर को आवाज देकर पूछा कि भाई ये भृगु नारायण कौन है, क्या ये चपरासियों में से ही कोई है? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। तो बच्चों, जैसा कि चपरासी वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो शहर के यानी शहर के मशहूर दागदर यानी डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। तो बच्चों, यस सर, नो सर, इस तरह के वो जो छोटे छोटे से सेंटेंस थे वो जो हेड माली हैं वो बोल लिया करते थे। ठीक है, बट he लुक्स स्लो क्लमजी, बीलू बोला। तो बीलू ने कहा कि ये बहुत भद्दा सा दिख रहा है, ये तो यूं ही दिख रहा है, ये किसी डॉक्टर के बेटी की तरह तो दिख ही नहीं रहा है। क्लमजी मतलब भद्दा या फिर अनाड़ी या जो बहुत ऐसे ही बने होते हैं, जो कोई अकड़ के नहीं रहते, जो अपने ईगो में नहीं है। ठीक है, सीधा साधा सा बेचारा सा यूं ही लग रहा है। ए, टोपी अकड़ गया। जब टोपी ने सुना तो वो अकड़ गया, उसे थोड़ा गुस्सा आया। तनी चबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो।
तो टोपी को गुस्सा आया। उसने कहा कि जरा जबनिया यानी जरा जबान को संभाल कर बात करो। एक लप्पड़ यानी एक थप्पड़ में नाचे लगी हो यानी नाचने लगोगे। उसने कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा ना तो यहीं पर नाचने लगोगे। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। तो भाई इतना सुनना काफी था। जैसा कि उनको पहले से पता था कि भाई हम तो कलेक्टर के बच्चे हैं, तो वो क्यों सुनता इतना। उसने कहा ओह यू, टोपी लुढ़क गया। तो बीलू ने जब हाथ चलाया, हाथ चलाना का मतलब होता है हाथों से मारना, धक्का देना या मारना, उसमें सब आ जाता है, ठीक है। तो जब बीलू ने अपना हाथ उठाया, हाथ चलाया, उसे धक्का दिया या मारा, जो कुछ भी किया, उससे टोपी डिसबैलेंस होकर के लुढ़क गया यानी गिर गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा। कौन? टोपी, ठीक है। परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। शुष्कारना का मतलब होता है कि अपने कुत्ते को उसने टोपी को कटवाने के लिए इशारा किया और मुंह से आवाज निकाली, जैसे श, इस तरह से उसने अपनी फिंगर से इशारा किया और साथ में मुंह से कहा ऐसे करके उसने इशारा किया। तो जो कुत्ता था ना वो टोपी पर झपट पड़ता है, ठीक है, उसको काट देता है। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। भूकी मतलब चुभी। इसका मतलब है कि जब टोपी को उस कुत्ते ने काट दिया था ना, तो उस कुत्ते के कांटे की वजह से टोपी के पेट में 7 सुइयां मतलब 7 इंजेक्शन लगाए गए। और जब ऐसा हुआ तभी टोपी के जो होश हैं वो ठिकाने आए, मतलब तभी जो टोपी है वो थोड़ी संभला। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया और उसके बाद टोपी उस तरफ कभी नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो बच्चों, जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई, इफ़न भी चला गया, उसने कुछ नए बच्चों के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी संभव ना हो सका। तो टोपी जो है वो बिल्कुल अकेला रह गया। तो लेखक कह रहे हैं कि अब वो करे भी तो क्या करे। ले देकर घर में सिर्फ एक बूढ़ी नौकरानी थी जिसका नाम था सीता। सीता को भी हर कोई, घर के जो छोटे बड़े हैं ना, वो लोग छोटी बड़ी बातों में डांट लिया करते थे। और टोपी के साथ भी तो वही होता था, सभी लोग उसको डांटा करते थे, झगड़ा किया करते थे, है ना। तो अब उन दोनों का हाल एक सा हो गया था। तो वो दोनों ही एक दूसरे से बातें किया करते थे। जब भी दोनों मार खाते या डांट खाते तो एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। लेकिन सीता के साथ जाने से उसकी आत्मा छोटी हो गई। इसका मतलब यह है कि देखो, सीता एक नौकरानी थी, तो वो एक लिमिट तक ही अपना विचार विमर्श रख सकती थी, यानी उसकी सोच भी थोड़ा छोटी थी। और उस वजह से टोपी की आत्मा भी छोटी हो गई थी, यानी उसका भी सोच का दायरा, उसकी भी बातों का जो दायरा था वो अब काफी संकुचित यानी बहुत छोटा हो गया था। सीता उसके दुख दर्द को समझती थी और जब भी वो डांट वगैरह खाता था तो उसको सांत्वना करा करके चुप कर दिया करती थी। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसका मतलब है कि दोनों की स्थिति घर के अंदर एक सी थी। तो दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के से बातें किया करते थे, ठीक है। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्ने बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। दाज करना का मतलब होता है बराबरी करना। तो एक रात जब टोपी ने मुन्नी बाबू, जो उसके बड़े भाई हैं, और भैरव, जो उसका छोटा भाई है, उनकी किसी बात पर बराबरी करी, तो उसने उस दिन भी बहुत मार खाई थी, ठीक है। वो बहुत पिटा था, मतलब उस दिन उसने बहुत मार खाई। तो सीता उसको अपनी कोठरी में यानी अपने रूम में लेकर के गई और उसको समझाना शुरू किया, इस तरह किसी की बराबरी करने की कोशिश ना किया करें। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। जाड़ों मतलब सर्दी के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। कोट मतलब ब्लेजर, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है।
तो मुन्नी बाबू के लिए नया कपड़ा आया कोट बनाने के लिए। भैरव के लिए भी नया कोट आया और भैरव जो छोटा भाई है उसके लिए नया कोट आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला और टोपी के लिए नया कुछ नहीं आया, उसको मुन्नी बाबू का पुराना कोट दे दिया गया। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। तो बच्चों, वैसे तो वो कोट बिल्कुल नया था, लेकिन मुन्नी बाबू ने उसको पहना नहीं था। बच्चों, ऐसा अक्सर होता है, शायद आपके घर में भी होता हो, कि जो बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन है, उसका कोई ऐसा कपड़ा जो बिल्कुल ठीक स्थिति में है और उसके लिए छोटा हो चुका है, या वो अब नहीं पहनता या नहीं पहनती है, वो छोटे भाई या फिर छोटी बहन को दे दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जब यही चीज़ हुई तो टोपी को इस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जो कोट था वो बना तो था मुन्नी बाबू के लिए ही, टोपी के लिए नया कोट नहीं बना था। ठीक है, था तो उतरन। उतरन का मतलब होता है किसी के द्वारा पहनकर उतारे हुए वो पुराने कपड़े जिनका उपयोग अब वो नहीं करता है, यानी किसी के पहने हुए कपड़े जब किसी और को दिए जाए तो उनको उतरन कहा जाता है। टोपी ने वह कोट उसी वक्त यानी उसी समय दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। उनके घर में एक तो सीता थी और दूसरी नौकरानी थी, उसका नाम केतकी था। तो टोपी ने वो तुरंत ही वो केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया जो केतकी का बेटा था। भाई, केतकी के बेटे ने तो खुश होना ही था, उसको एक नया कोट मिल गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। तो भाई, इस हरकत से सभी को बहुत गुस्सा आया। अब उस नौकरानी से तो वो वापस नहीं मांग सकते थे, है ना। तो गुस्से से सभी ने ये डिसाइड किया कि भाई अब तुम्हारे लिए कोई कोट वगैरह नहीं बनेगा, तुम जाड़ा खाओ। जाड़ा खा मतलब कि अब तू ठंड सहन कर, अब तो ठंडे में ही रहेगा, तेरे लिए नया कपड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। जब टोपी से कहा गया होगा कि अब तू जाड़ा खा, तो उसने कहा कि भाई मैं जाड़ा ओड़ा, जाड़ा मतलब सर्दी, ओड़ा का मतलब ऐसे कुछ नहीं होता है। जाड़ा ओड़ा उसने राइमिंग बनाने के लिए कहा है कि जाड़ा ओड़ा मैं ना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भात खाऊंगा। भात का मतलब होता है चावल, पका हुआ जो चावल होता है ना, उसको भात भी कहा जाता है। ठीक है, तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। तो उसकी दादी गुस्से से बोली कि तुम जूते खाओगे। तो बच्चों, जैसा कि टोपी एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत मासूम सा बच्चा है, तो ये बात सुनकर उसने कहा, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया न जात पहना जात है। मतलब आपको इतना भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता बल्कि पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। उसकी ये बात सुनकर उन्हें लगा, किसे, मुन्नी बाबू को लगा कि भाई ये दादी को उल्टा जवाब दे रहा है। तो उसने कहा कि दादी से बदतमीजी करते हो, या ये भी हो सकता है कि मुन्नी बाबू को एक मौका मिला हो डांटने का, तो उन्होंने उसे बहुत जोर से डांटा। तक का इनकी पूजा करे। तो भाई, टोपी तो वैसे ही गुस्से में था, तो उसने बोला कि तो क्या इनकी पूजा करूं। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। आसमान सिर पर उठा लेना मतलब बहुत अधिक शोर मचाना। दादी ने जब ये सब बातें सुनी ना, तो उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू किया कि भाई ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, इस तरह। ठीक है, और राम दुलारी जो टोपी की माँ है, उन्होंने टोपी को पीटना शुरू किया और इस तरह से उस दिन टोपी ने बहुत मार खाई। तू 10वां में पहुंच गई बाड़, सीता ने कहा। मतलब अब तुम 10वीं क्लास में पहुंच गए हो, तुम्हें दादी से टर्राव के त नान चाही। मतलब तुम्हें दादी से टर्राव, टर्राव का मतलब होता है जबान लड़ाना, यानी उल्टा जवाब देना, बहस करना, बड़बड़ करना आदि। ठीक है, तुम्हें दादी से इस तरह से बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए। किनो ऊ तोहार दादी बाड़िन, मतलब क्योंकि
ऊ मतलब वो, तोहार मतलब तुम्हारी, दादी बाड़िन मतलब वो तुम्हारी दादी हैं। अब वो चाहे जैसी भी हैं, तुम्हारी दादी हैं, तो तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, है तो वो तुमसे बड़ी ना। इस तरह से सीता टोपी को समझा रही है। ठीक है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान न थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई सीता ने तो कह दिया कि वो 10वें में पहुंच गया है, लेकिन वो 10वें में इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। सन 49 मतलब 49। तो जब वो 1949 में होगा तब वो 9th में था, और वो 10th में कब पहुंचा है? 52 में। 52 का मतलब होता है 52, यानी 1952 में। तो बच्चों 49 के बीच में 50 और 51, 2 साल वो फेल हुआ था। ठीक है। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। तो बच्चों उनका बड़ा भाई जो मुन्नी बाबू है वो उस वक्त 12th में थे, और भैरव जो छोटा भाई है वो 6th में था, और दोनों ही अपनी क्लास में फर्स्ट आए, जबकि टोपी तब फेल हो गया था। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। जबान की नोक पर रखना का मतलब होता है कि लगातार किसी चीज की बात करना। मतलब हर बात टोपी के बारे में ही होती थी। कुछ भी बात होती तो उसके बीच में टोपी का फेल होना लाया जाता था। ठीक है। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धू या फिर मंद बुद्धि। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। तो बच्चों लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो टोपी है वो बिल्कुल बुद्धू था, वो मंदबुद्धि था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था तो मुन्नी बाबू जो बड़ा भाई है उसका कोई काम निकल आता। इसका मतलब है कि अगर उनको कुछ भी काम होता तो वो टोपी से ही वो काम करवाता था। उसके अलावा राम दुलारी जो टोपी की माँ है, उन्हें भी कोई चीज ऐसी मंगवानी पड़ जाती। कब? सिर्फ तभी जब वो पढ़ने बैठता। ये एक इत्तेफाक था या जो कुछ भी था। ठीक है। तो ऐसा सामान जो नौकरों से नहीं मंगवाया जा सकता था, उसके लिए वो टोपी को ही आवाज देती थी। ठीक है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो उस समय ये पता चलता कि भैरव यानी टोपी का जो छोटा भाई है, उसने क्या करा? उसने टोपी की कॉपियों को, कॉपी किताब के पेज फाड़ कर उसके हवाई जहाज उड़ा डाले। यानी उन पेजेस को फाड़ फाड़ के उसने हवाई जहाज बनाए और वो उसको उड़ा देता था। तो इस तरह से टोपी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। अगर वो पढ़ने बैठ भी रहा है तो बाकी लोग उसे डिस्टर्ब कर दिया करते थे। तो वो तो थी पहले साल की बात, और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। तो बच्चों तीसरे साल वो पास तो हुआ, लेकिन 3rd डिवीजन में। ये एक अजीब सा ख्याल है, लेकिन शायद आपने भी ध्यान दिया हो कि 3rd वाले को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें और सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल 3rd डिवीजन में पास हुआ। ठीक है। उसको कैसा माहौल मिल रहा था, पढ़ाई का टाइम मिल रहा था या नहीं, ये सब बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इस सब के बावजूद वो 3rd आया है, यही काफ़ी है। सन 49 में, 49 अभी बताया था ना, 49 में वह अपने साथियों के साथ था, यानी अपनी जो क्लास के बाकी बच्चे थे उनके साथ। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में, 50 मतलब 50, ठीक है, मैं
उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। बच्चों, 8th वाले तो पास होके 9th में आए, और जैसा कि टोपी फेल हो गया था तो वो उसी क्लास में रहा, और उसके जो क्लास के बच्चे थे वो आगे बढ़ चुके थे। ठीक है। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे यानी क्लास में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, मतलब उसके जो दोस्त थे वो आगे बढ़ गए और वो अभी 10th क्लास में है, और 8th वाले अभी 9th में आए हैं, तो उनके साथ बैठना इतना आसान नहीं था। वह उन्हीं से मिलता, किनसे? 10th वाले अपने दोस्तों से ही मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। इसका मतलब है कि इस समय जो उसकी क्लास के बाकी बच्चे थे, जो 8th वाले 9th में आए थे, उनके साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। हो सकता है कि जो साथ वाले बच्चे हैं वो उसे अजीब तरीके से देखते हों, या फिर उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहा हो। ठीक है, तो उसको खुद ही वहां पर बैठना अजीब लगता था उन बच्चों के साथ। उस पर सितम, सितम मतलब जुल्म, उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। उस पर ये सितम हुआ, ये जुल्म हुआ कि मास्टर जी जब भी क्लास के कमजोर बच्चों को समझाते तो उसके लिए टोपी का उदाहरण वो देते थे। क्या कहते थे? देखो, क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली। मतलब उस बच्चे का नाम लेते, चाहे वो साम अवतार हो या फिर मोहम्मद अली हो। क्या कहते कि क्या मतलब है? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो बच्चों, यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। तो बच्चों, इस तरह की बातें सुनना इतना आसान नहीं होता है ना? कि भाई पिछले साल यानी छोटे बच्चों के सामने, भले ही वो इस समय सेम क्लास में है, लेकिन थे तो टोपी के जूनियर, है ना? उनके सामने इस तरह से मजाक उड़ाना, इस तरह अपमान करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। और सारे बच्चे इस बात पर हंसने लगते। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में, 51 मतलब 51, ठीक है, मैं भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। लौंदा का मतलब होता है गीली मिट्टी का पिंड, मतलब कि गीली मिट्टी को एक जगह पर इकट्ठा कर देना, ढेला बन जाना। वो हिलता डुलता तक न था, बातचीत नहीं करता था, क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता था, वो बस बैठा रहता था। वो बहुत ज़्यादा उदास रहता था। वो क्लास में बैठा तो रहता था लेकिन एक्टिव बिल्कुल नहीं था। फिर क्या हुआ देखो, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। तो बच्चों, अब जो 10th में थे वो भी अब वहां पर नहीं, तो वो 11th में चले गए, है ना? उनमें भी उसका दोस्त कोई नहीं रह गया था। जब टोपी पहले साल फेल हुआ, यानी पहले साल 9th में ही रहा, तो 8th वाले आए 9th में, है ना? और 9th वाले गए थे 10th में। तो अब वो दूसरे साल फेल हो गया है, तो जो 8th वाले थे वो कहाँ चले गए? 10th में चले गए, है ना? और उस समय जब वो 9th में था, उस वक्त जो 7th वाले थे वो इस समय उसके साथ आ गए हैं। अब वो 9th में पहुंच गए हैं, क्योंकि वो 2 साल फेल हो चुका है। ठीक है, उनके बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। इसका मतलब क्या है? देखो, उम्र तो बढ़ ही रही है ना? वो बच्चे अभी 9th में आए हैं, जबकि टोपी को किस में होना था? 11th में होना चाहिए था। मगर उनके बीच में बैठा है तो वो थोड़ा अलग सा दिखता था। वह अपने भरे पूरे परिवार ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। किसकी बात हो रही है? टोपी की। ठीक है, तो जैसे उसके भरे पूरे परिवार में, यानी उसके फैमिली में कई सारे मेंबर्स थे, लेकिन वो वहां पर भी अकेला महसूस करता था। इसी तरह वो स्कूल में भी अब अकेला रह गया है।
और जो मास्टर यानी जो टीचर्स थे वो भी उसको नोटिस नहीं करते थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। और अगर क्लास में कोई सवाल किया जाता यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाता और जवाब देने के लिए टोपी जब हाथ उठाता ना, तो टीचर्स जो हैं वो उससे आंसर पूछते ही नहीं थे। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूंगा। पार साल का मतलब होता है अगले साल या नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों, जब टीचर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उससे कोई आंसर नहीं पूछ रहे थे, तब भी टोपी हाथ ऊपर करता रहा कि भाई कभी तो मेरा नंबर आएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो इंग्लिश के जो टीचर थे उन्होंने उसकी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो 3 बरस से यानी 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो, एक ही किताब पढ़ रहे हो, तो तुमको तो सारे के सारे जो आंसर हैं वो जबानी याद मतलब तुम्हें मौखिक याद हो गए होंगे। और इन लड़कों ने इस साल पास होके अगले साल भाई 10th में जाना है, तुमसे मैं अगले साल पूछ लूंगा, मतलब तुम्हें तो फिर से फेल ही होना है। इस तरह का उन्होंने टॉन्ट मारा या ताना कसा। ठीक है। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। तो बच्चों, इस तरह का अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। जब उसने ये सब सुना और क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे तो उसका जो काला रंग था वो बहुत लाल पड़ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। और जब सब हंसे तो वो बिल्कुल मर ही गया, मतलब बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो बहुत मासूम सा था और अब वो इन सब के बीच में थोड़ा सयाना सा भी दिखता था और टीचर्स भी उसको बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहे थे। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। रिसेस का मतलब होता है लंच टाइम, ठीक है। और बिलबिलाना मतलब गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, ठीक है, अत्यधिक गुस्सा आना। तो उसी दिन जब एक तो भाई टीचर ने उसका अपमान कर दिया है, उसके बाद अब्दुल वहीद, ये क्या था, ये शायद क्लास मॉनिटर वगैरह होगा, ठीक है, उसने भी ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा तीर मारा कि टोपी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हुआ क्या, देखो। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मतलब पढ़ाई में वो बहुत अच्छा रहा होगा, मॉनिटर भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। तो बच्चों, ये सिर्फ बच्चों की आपसी लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर को उन दोनों के पेरेंट्स, देखो टोपी के फादर भी डॉक्टर हैं, है ना, वो नीले तेल वाले डॉक्टर हैं। और ये जो वहीद है उसके फादर भी डॉक्टर हैं, ये लाल तेल वाले डॉक्टर हैं। तो एक तरीके से ये भी एक कंपटीशन टाइप का हो गया, ठीक है। उसने कहा, तो वहीद ने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुहें त उन्हीं सबन के साथ रह को हुई है। तो उसने कहा कि बलभद्र, तू हम लोगों के साथ क्यों घुसता है, मतलब हम लोगों से तू मेल जोल क्यों बढ़ा रहा है। 8th वालन, 8th क्लास के बच्चों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, मतलब हम लोग तो पास होकर आगे बढ़ जाएंगे, और तुम्हें मतलब तुझे तो उन्हीं सबन, उन सब के साथ ही रहना है। इस तरह से उसने उसे ताना मारा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है, ठीक है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। किसमें, चुनाव में खड़े हो गए टोपी के फादर, ठीक है। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। बच्चों, अगर किसी परिवार में, किसी घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा है तो क्या वहाँ पर पढ़ाई का माहौल होगा, वहाँ पर शोर शराबा होगा, वहाँ पर अलग तरह का हल्ला होगा, ठीक है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई
तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। तो बच्चों, हुआ क्या कि वो चुनाव पर खड़े तो हुए, लेकिन उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई, मतलब वो हार गए। और घर में सन्नाटा हो गया कि भाई दुख की एक लहर दौड़ गई एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा शांति थी। और तब टोपी का ध्यान गया कि इम्तिहान यानी एग्ज़ाम आने वाले हैं। इम्तिहान सर पर खड़े हैं, मतलब इम्तिहान आने वाले हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। बच्चों, घर का माहौल बहुत उदास सा था। ठीक है, शांति थी, बेशक थी, लेकिन वो एक तरह की उदासी थी, एक तरह का दुख वहां पर को मनाया जा रहा था। और ऐसे माहौल में भी क्या कोई पढ़ सकता था? ऐसे वातावरण में, मतलब ऐसे माहौल में भी क्या कोई पढ़ सकता था? पढ़ाई का माहौल बेचारे टोपी को तब भी नहीं मिल सका। इसीलिए कहा है कि उसका पास हो जाना ही बहुत था, कि इस सब के बावजूद वो पास हो जाए, उतना ही बहुत था। वाह, दादी बोली। दादी ने कहा कि भाई वाह, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो बच्चों, एग्जाम हुए, रिजल्ट आया और टोपी जो है वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। तो दादी ने कहा कि भाई वाह, भगवान जो है वो नजरे बद से बचाए। नजरे बद मतलब बुरी नजर। ठीक है, उन्होंने कहा कि भगवान बुरी नज़र से बचाए, रफ्तार अच्छी है, भाई अच्छी स्पीड है, तीसरे बरस यानी तीसरे साल तीसरे दर्जे यानी 3rd डिवीज़न में पास तो हो गए। तो ये एक ताना था या खुशी थी, जो भी थी, कुल मिला के टोपी जो है वो 10th में पास हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।